हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम शहीद भगत सिंह की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। हमारे देश को स्वतंत्र करवाने में शहीद भगत सिंह और साथी क्रांतिकारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखेंगे जिनके बारे में शायद हमें नहीं पता होता। हम जानना तो चाहते हैं लेकिन हमें उसके असली कारण सामान्यता दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर हम शहीद भगत सिंह और उनके साथी गणों से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखेंगे, जैसा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था और ये नारा सबसे पहले किसने दिया था। जैसे कि फांसी की असली वजह क्या थी, क्या लाहौर षड्यंत्र या फिर सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब का फेंका जाना। शहीद भगत सिंह ने कौन सी किताबें लिखी हैं। शहीद भगत सिंह ने कौन सी मुख्य संगठन बनाए हैं और अन्य साथी क्रांतिकारियों के महत्वपूर्ण योगदान को हम शॉर्ट में देखेंगे, जो आपके सामान्य जीवन के लिए भी जानना जरूरी है। हमें इतना तो इन वीर क्रांतिकारों के बारे में पता होना ही चाहिए। इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए देश के लिए, और उसके अलावा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस क्वेश्चन के आसपास ही रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो आपके सामने जो ये इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज उन 3 शहीदों की है जो 23 मार्च 1931 को हमारे देश की स्वतंत्रता की खातिर फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए। अपने प्राणों को इन्होंने न्यौछावर कर दिया। हम सभी जानते हैं कि ये 3 महान क्रांतिकारी जो कि लाहौर कंस्पायरेसी से रिलेटेड थे, तीनों के नाम हमें पता है, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये तीनों लोग जब 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे पर झूले तो इसकी असली वजह क्या थी। एक छोटी सी स्टोरी है यहाँ पे लाहौर षड्यंत्र की। जनरली आप सभी जानते हैं कि शहीद भगत सिंह ने कहा था कि हमारी जो हुकूमत करने वाली सरकार है, यानी अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिशर्स, वो गूंगे बहरे हो चुके हैं। उनके कानों तक हमारी आवाज़, हमारी आज़ादी की जो कहानी है, हमारी आज़ादी का जो ख्वाब है, उसे बताने के लिए कोई न कोई बड़ा धमाका करना होगा कि उनके कानों तक ये गूंजे और देश के लोगों को पता चले कि ऐसी गतिविधियां भी चल रही हैं। और उनका ये प्लान काम कर गया। सेंट्रल असेंबली में ये 3 लोग जो कि वहाँ पर बम सेंट्रल असेंबली में बम वहाँ पे फेंकते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन रहते हैं। बटुकेश्वर दत्त, ओके, और शहीद ये भगत सिंह। यहाँ पर सेंट्रल असेंबली में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर ऐसा तो कोई केस बन नहीं रहा था कि इनको इस काम के लिए जिसमें कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो। हालांकि भगत सिंह ने पहले डिसाइड कर रखा था कि हम धमाका ऐसी जगह करेंगे कि किसी को किसी तरह की क्षति नहीं होगी। ये केवल अंग्रेजी सरकार के कानों तक आज़ादी की गूंज को पहुंचाने का एक माध्यम होगा। तो शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त यहाँ पे गिरफ्तार कर लिए गए। आगे चल करके केस बनाया गया लाहौर षड्यंत्र को लेकर, लाहौर कंस्पायरेसी को लेकर, और जिसकी वजह से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। ये लाहौर षड्यंत्र क्या था और क्यों हुआ था, इसको भी जानना जरूरी है। हाँ, बटुकेश्वर दत्त का क्या हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे जब सेंट्रल असेंबली पे इन्होंने बम विस्फोट किया था। उसके लिए बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया था, फांसी की सजा नहीं दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, मर्डर के लिए, क्योंकि लाहौर षड्यंत्र अभी हम देखेंगे कि क्या था, उस केस की वजह से फांसी की सजा होती है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये महान क्रांतिकारियों का जो समूह था, ये एक पेपर की कटिंग है, इसमें ये सभी लोग लाहौर कंस्पायरेसी केस से रिलेटेड थे जिन पे मुकदमा चलाया जा रहा था, ओके। अब जब मुकदमा चलाया गया तो मुकदमा चलाए जाने के बाद इन सबको जेल में पहुंचा दिया गया।
हमारे देश की आज़ादी में जितने शहीद लोग हुए हैं, जितना संघर्ष कर रहे थे, तो कुछ गद्दार भी थे जो भारतीय होते हुए भी इन लोगों की खोज खबर ब्रिटिशर्स तक पहुंचा रहे थे। और उन्हीं गद्दारों की वजह से कई बार हमारे क्रांतिकारियों को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसी तरह इनके एक साथी ने इन लोगों के विरुद्ध गवाही दे दी और कहा कि इस लाहौर षड्यंत्र में ये भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी जो टीम है वो सभी शामिल है और इन्होंने बम बनाना सीखा है और ये सब काम किया है। उस समय अंग्रेज इन लोगों को आतंकवादी घोषित करते थे, टेररिस्ट कहलाते थे और इन लोगों को अ, पुलिस इनको क्रांतिकारी गतिविधियों को करने से रोकती थी। जब लाहौर कंस्पायरेसी केस के लिए इन सब के ऊपर कार्रवाई चलने लगी तो इनमें से दोषी करार दिए गए कई लोग और जेल में बंद कर दिए गए। ट्रायल चल रहा था। हम बात कर रहे थे कि लाहौर षड्यंत्र केस क्या था। हम सब जानते हैं हमारे भारत की आज़ादी के समय पर 1905 तक देश में केवल एक ही दल हुआ करता था। जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं जो कि 1885 में एक बड़े ऑर्गेनाइजेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में देश की आज़ादी के लिए आती है, लेकिन कांग्रेस जो रहती है 1885 से लेकर के 1905 और 6 तक, जब तक स्वदेशी आंदोलन नहीं होता तब के बीच का जो टाइम पीरियड है वो कांग्रेस के बिल्कुल मॉडरेट नीति है, यानी बिल्कुल विनय, अनुनय और विनम्रता वाली नीति के थ्रू चलते हैं। तब तक गांधी जी नहीं है देश में। गांधी जी तो 1915 में देश में आ रहे हैं, पर हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने आगे जिस थ्योरी को, जिस फिलॉसफी को देश में बढ़ाया, अहिंसा, सत्याग्रह, ये कांग्रेस की पूर्ववर्ती शाखा में ऑलरेडी शामिल था। 1885 में बड़े जमींदार और धनी लोग, वकील, वरिष्ठ जो थे, इन सब का ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के रूप में बना। ये अंग्रेजों से सहानुभूति रखते थे, अपने जो भी मांगे होती थी उनको पत्राचार यानी एप्लीकेशन और बाकी माध्यमों से विनम्रतापूर्वक, आग्रहपूर्वक रखा करते थे कि साहब हमें इसकी मंजूरी दे दीजिए। 1905-1906 तक इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि अंग्रेज तो अपनी मर्जी के मालिक हुआ करते थे, देश पे शासन कर रहे थे हमारे, और हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था। 1906 तक अरविंद घोष जैसे नेता भारत देश में आए जो कि आगे चल करके तो सन्यासी बन जाते हैं और क्रांतिकारी गतिविधियों में उसके पहले तक काफ़ी लिप्त रहे। तो जो अरविंद घोष जैसे बाकी नेता थे, लाजपत राय थे, तिलक थे, इन सब ने, बिपिन चंद्र पॉल, तो खासकर तिलक, राय और जब घोष की बात की जाए तो इन क्रांतिकारी जो मॉडरेट कांग्रेस में हुआ करते थे, इन लोगों का रुख जो था वो थोड़ा सा तेज होने लगा। यानी इन्होंने कहा ये भीख मांगने से कुछ नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ अब तो अपना हक इनसे ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। ये अंग्रेज नहीं तो ऐसे हमें आज़ादी नहीं देने वाले और हमें स्वतंत्रता नहीं देने वाले और हम पे हुकूमत करते रहेंगे। कांग्रेस इस समय पे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशनल प्लेटफॉर्म में जनमानस तक अपनी पैठ बना चुकी थी, पर अंग्रेजों के लिए उसका महत्व कुछ खास नहीं था। कहानी आगे बढ़ती है। 1915 में गांधी जी देश में आ जाते हैं और गांधी जी सत्याग्रह के प्रयोग के बल पे कांग्रेस की लोकप्रियता देश में बढ़ा देते हैं। अब हम आते हैं इन क्रांतिकारियों के उदय की बात। क्रांतिकारियों का जो रुख था वो हम पहले भी देख सकते हैं, एंडरसन हत्याकांड में और खुदीराम बोस की फांसी, ये सब छोटी मोटी जो गतिविधियां थी वो कुछ लोगों के द्वारा तो संचालित की जा रही थी, पर जो असलियत में अंग्रेजों के नाक में दम कर देते हैं वो क्रांतिकारी या रेवोल्यूशनरीज की बात हम करें तो उनमें प्रमुख नाम है शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, बरिंद्र घोष, सुभाष चंद्र बोस, सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल,
ये सभी वो बड़े नेता हैं, वो बड़े क्रांतिकारी हैं जो जान की बाजी खेलते हैं और कहते हैं बस हम तो भैया इनसे भीख न मांगेंगे, हम अपना हक इनसे लेकर रहेंगे चाहे जैसे। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं आगे की तरफ कि लाहौर कंस्पायरेसी जो होती है, इसमें हुआ ये था कि लाला लाजपत राय जो थे, ठीक है, लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसी समय पे आपको याद होगा साइमन कमीशन 1927 में इंडिया में आता है। साइमन कमीशन यानी कि हम कह सकते हैं कि उसमें कोई भारतीय नहीं था। अब यहाँ पे साइमन कमीशन जो भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म करने आया है और भारतीयों की सहमति के बिना ही कर रहा है, तो क्या किया जाएगा? तो साइमन कमीशन जब आता है भारत, तो यहाँ पर उसका विरोध कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय की पूरी तरह से पुलिस बर्बरता में उनके सर पे लाठी पड़ती है और वो डेथ हो जाती है उनकी आगे चलकर। इस चीज़ से भगत सिंह को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने क्या किया था, इन्होंने जो 1926 में नौजवान सभा का गठन किया गया था, नौजवान सभा पार्टी बनी हुई थी, ओके, उस पार्टी का, ओके शायद यहाँ पे नहीं है उसकी पिक, तो जो नौजवान सभा 1926 में बनी हुई थी, जो कि भगत सिंह, यशपाल और छबिलदास के द्वारा ये नौजवान सभा बनाई गई थी, इन्हीं के मेंबर्स ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, लाहौर में लाहौर कॉन्स्पायरेसी जिस नाम से जाना जाता है, अब हम उसके पुलिस वरिष्ठ अधिकारी की हत्या कर देंगे। और पुलिस चीफ उस समय स्कॉट था जिनकी हत्या करनी थी, लेकिन स्कॉट तो नहीं मारा जाता, पर सॉन्डर्स जो रहता है उसकी वो किल हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसे मार देते हैं ये लोग। अब सॉन्डर्स जो है वो उसकी हत्या हो चुकी है और इस केस को लाहौर षड्यंत्र यानी कि सॉन्डर्स हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इसी वजह से ये लाहौर कंस्पायरेसी केस जजमेंट में जितने लोग आपको पिक में दिखाई दे रहे हैं, इन सब के ऊपर केस चलता है। सबसे दुखदाई पल तो वो होता है जब यहाँ पर एक नवयुवक क्रांतिकारी जिनका नाम है जतिंद्र दास, जतिन दास की मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल के कारण। क्योंकि भगत सिंह और बाकी साथी जब देखते हैं कि जेल के अंदर अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, लोगों को ना अच्छा खाना है, ना उनके कपड़े कई सालों से बदले गए हैं, मतलब बिल्कुल उनका जीवन नरक समान है, तो अंग्रेज़ों से इस जो पक्षपात है अन्य लोगों के कंपेयर में भारतीयों के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ, इसके विरुद्ध ही आवाज़ उठाते हैं और भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। भूख हड़ताल के 63वें दिन, बिल्कुल याद रखना है, 63rd डे यानी 63 दिन हो चुका था। 63 डेज के बाद जतिन दास दुबले पतले व्यक्तित्व थे, इनकी मृत्यु हो जाती है और ये शहीद हो जाते हैं भूख हड़ताल के कारण। ये बात भी याद रखनी है। बाकी जब लाहौर कंस्पायरेसी ट्रायल चलता है तो आगे चल करके ये 3 लोग जो रहते हैं, शहीद भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए और राजगुरु हो गए, इन तीनों को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि शायद 3rd गोलमेज जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू गांधी जी भगत सिंह की फांसी को बचा सकते थे, पर ये एक अलग मुद्दा है, कभी और बात करेंगे। अभी बात हम करते हैं यहाँ पर इनके साथीगण जो थे, जैसे कि 1925 में एक काकोरी कांड हुआ था, आपको पता है, ट्रेन को लूटा गया था और इसमें इसी क्रांतिकारी दल के प्रमुख नेताओं में से थे अशफाकुल्ला खां की बात की जाए, राम प्रसाद बिस्मिल की बात की जाए और यहाँ पर राजन लहरी की बात की जाए या फिर बात की जाए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां की, ये सभी वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जो लाहौर कंस्पायरेसी से रिलेटेड थे। यहाँ आपको याद रखना है कि एक गाना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सिंपली यहाँ पे क्योंकि भगत सिंह से संबंधित हैं, HSR की स्थापना की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने, उसमें शामिल थे। 1928 की बात है जिसमें बाकी लोग भी जैसे कि भगत सिंह और उसके अलावा
सभी क्रांतिकारी लोग इसमें शामिल थे, है ना। तो इन क्रांतिकारियों ने एचआरए पहले बनाया था। एचआरए हिंदुस्तान जो था एचआरए ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले जो देखा था कौन सा नौजवान सभा, वो मर्ज हो जाती है 1928 में। 1928 में 1926 में बने नौजवान सभा में एचआरए को विलय कर दिया जाता है और आगे चल करके एचएसआरए की स्थापना करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। इन्हीं में से आपको ये याद रखना है कि एक गाना काफ़ी फेमस था। कहते हैं कि अब हम नहीं जानते कि इस गाने को गुनगुनाया किसने था। कहा जाता है कि रामप्रसाद बिस्मिल ने इस गाने को गुनगुनाया था। गाने के बोल थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यहाँ पर ये याद रखना है, जो मुझे बीबीसी की वेबसाइट में मिला है, कि इस गाने के जो रचनाकार हैं ये हैं बिस्मिल अजमाबादी। बिस्मिल अजमाबादी ने लिखा था और शायद रामप्रसाद बिस्मिल ने इस गाने को गुनगुनाया था। तो यदि कभी बिस्मिल अजमाबादी का नाम आए तो ये चीज़ें खासकर आपको याद रखनी है। गाने के बोल तो हम सबको पता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ए शहीदे मुल्क व मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। एसेट्रा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ से इम्पॉर्टेंट फैक्ट में एक और गाने की बात आती है। जब काकोरी षड्यंत्र की बात मैंने इसी वजह से की थी कि काकोरी जो षड्यंत्र था उसके बाद ये बड़े नेता जैसे कि रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लहरी, ये सबको जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जरूर फरार हो जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहा जाता है कि ये जो रंग दे बसंती गाना है, इसकी रचना उस समय पे इन्हीं क्रांतिकारियों ने तुकबंदी में की थी। ठीक है, इसमें खासकर अशफाकुल्ला खां यहाँ पे नाम आता है, रामप्रसाद बिस्मिल जी का कवि भी थे। तो ये जो इन लोगों ने मिल करके गाना लिखा था, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये असल बोल है। उसके बाद फिल्म बनी है 1965 और उसके बाद कई फिल्में बनी जिनमें कि इस गाने को मॉडिफाई किया गया। मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में गांधी ने नमक पर धावा बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में वीर शिवा ने माँ का बंधन खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में भगत दत्त ने छोड़ा बम का गोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अब ये गाने के ओरिजिनल बोल क्या थे, इनमें संशय जरूर है, पर कहा जाता है कि काकोरी षड्यंत्र में जब इन लोगों को, क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया गया था, तो उस समय पर लोगों को, इन क्रांतिकारियों ने तुकबंदी पे मेरा रंग दे बसंती चोला गीत लिखा था। एक और ऐसी बात चला करती है चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, तो हम बात करेंगे ही। यहाँ पर ये है पिक नौजवान भारत सभा की, और नौजवान भारत सभा में जो ये क्रांतिकारियों ने इस संगठन का फॉर्मेशन किया था 1926 में पंजाब में, ये हैं शहीद भगत सिंह, यशपाल और छबिल दास। ठीक है, फिर से नाम दोहरा रही हूँ, भगत सिंह, यशपाल और छबिल दास। ओके, और इसी नौजवान सभा ने आगे चल कर के सॉन्डर्स हत्याकांड यानी दिल्ली कॉन्स्पायरेसी को, दिल्ली षड्यंत्र को अंजाम दिया था। चलिए, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक क्वेश्चन है, खासकर मेरा इस क्वेश्चन से काफ़ी लगाव है, क्योंकि बताना उचित है या नहीं, लेकिन मेरे एमपीपीएससी इंटरव्यू में जो कि आधे घंटे तक चला था, उसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था इनकलाब जिंदाबाद का। चलिए, तो इनकलाब जिंदाबाद जो था, इसे किसने लिखा है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है। इस इनकलाब जिंदाबाद में जनरली एग्जामिनेशन में तो ऑप्शन शहीद भगत सिंह का आता है और वो राइट आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने इस नारे का सबसे पहले प्रयोग किया था। पर कहा जाता है कि इस नारे की जो रचना थी वो मौलाना हसरत मोहानी ने की थी। ठीक है, तो मौलाना हसरत मोहानी साहब ने इनकलाब, जो कि क्रांतिकारी ऑलरेडी थे, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दे रहे थे, और मौलाना हसरत मोहानी जी ने इस इनकलाब जिंदाबाद को लिखा और इसका सबसे पहले प्रयोग किया शहीद भगत सिंह ने। मुख्य बात जो और जानने लायक है वो है
अभी ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। ये चंद्रशेखर आज़ाद ये भगत सिंह के साथ मिलकर के और अन्य क्रांतिकारी देश की स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। काकोरी षड्यंत्र में को रचने में चंद्रशेखर आज़ाद का काफ़ी योगदान था। उस षड्यंत्र केस में पुलिस सबको गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन मध्य प्रदेश के झाबुआ में पले बड़े चंद्रशेखर आज़ाद जी बचपन से ही काफ़ी तीव्र कुशाग्र बुद्धि के थे और पुलिस इनको कभी पकड़ भी नहीं पाई। ये हमेशा आज़ाद ही थे और आज़ाद ही रहे। अपना वेश बदल करके क्रांतिकारी गतिविधियों को जगह जगह से अंजाम देते रहे। बात है 27 फरवरी 1931 की। ये वही साल है जब शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई थी। उसी से कुछ दिन पहले 27 फरवरी 1931 को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ के अल्फ्रेड पार्क में टहल रहे थे और यहाँ भी इनके साथी क्रांतिकारी ने किसी ने धोखा दिया और अंग्रेज़ों को खबर कर दी कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब यहाँ पर हैं। पुलिस अचानक सिंह को घेर लेती है उस पार्क में और चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास एक आखिरी गोली बचती है, जिससे ये खुद को उस गोली को मार करके अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आते और इसीलिए कहा जाता है चंद्रशेखर आज़ाद पहले भी आज़ाद थे और मरते दम तक भी आज़ाद रहे। हालांकि इस समय पे चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कहा जाता है कि ये उस समय प्लान कर रहे थे कि शहीद भगत सिंह को किस तरह से फांसी के फंदे से बचा लिया जाए और उनको जेल से भगा लिया जाए, पर ये प्लान सक्सेसफुल होता इसके पहले ही ये वीर गति को प्राप्त हो गए। हम आगे देखते हैं शहीद भगत सिंह ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, इन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए। हमें पता है नौजवान भारत सभा, HRA, SHRA से भी रिलेटेड रहे और इंकलाब जिंदाबाद का इन्होंने इस नारे का सबसे पहले उपयोग किया। जो किताबें इन्होंने लिखी हैं वो हैं वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। उसके अलावा इंकलाब जिंदाबाद और अन्य किताबें भी हैं। तो ये कहानी रही शहीद भगत सिंह जी की, जिसमें मैंने इनके जीवन परिचय और बाकी चीज़ों पे बात नहीं की है, लेकिन जो भी क्रांतिकारी गतिविधियों में इनके योगदान रहे, जो कि मुझे और हम सभी को जानना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो क्वेश्चंस थे मैंने जिन पे बात की, जो कि हमारे आम जीवन में भी हमें चिर परिचित होना चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने खून बहाया है, छोटी सी उम्र में फांसी के फंदे को चूमा है और देश के लिए समर्पित रहे हैं, ऐसे देश के शहीदों को, ऐसे वीरों को शत नमन। और इनके जीवनी से व्यक्तिगत रूप से हमें पढ़ना, समझना, जानना हमारा कर्तव्य भी है। तो आई होप सो ये टॉपिक आपके काफ़ी काम आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।